हेलो एवरीवन, वेलकम टू प्रोफाउंड आईएएस। हम आज यूपीएससी प्रीलिम्स 2023 का जो प्रीलिम्स का पेपर हुआ है उसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे और ये जानने की कोशिश करेंगे कि ये पेपर कैसा आया था और हमारे आगे की स्ट्रैटेजी क्या होनी चाहिए रिलेटेड टू यूपीएससी प्रीलिम्स। मैंने खुद यूपीएससी प्रीलिम्स 2023 का पेपर अपीयर किया यहीं पर कोचिंग इंस्टीट्यूट में ही बैठकर, और मैंने एक एक क्वेश्चन को ठीक से पढ़ा, समझा वो क्या कहना चाह रहे हैं, और उसके बाद मैं कुछ कंक्लूजन्स पे आया हूँ। दैट कंक्लूजन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर फ्यूचर एस्पायरिंग स्टूडेंट्स, राइट। तो वो आपको समझना पड़ेगा कि क्या पेपर है। इन्होंने पूरे तरह से पैटर्न बदल दिया है। पहले हम क्या करते थे कि एलिमिनेशन टेक्निक के थ्रू कुछ क्वेश्चंस कर लेते थे। अब नाउ दैट पार्ट हैज़ बीन एलिमिनेटेड। अब ऐसा नहीं है कि आप बहुत ज़्यादा एलिमिनेशन की गुंजाइश रह गई है आपकी। करीब करीब 46 टू 47 क्वेश्चंस, 46 टू 48 क्वेश्चंस ऐसे हैं जो कि आपको 1 पेयर 2 पेयर या ओनली 1 करेक्ट, ओनली 2 करेक्ट, ओनली 3 करेक्ट ऐसे करके दिया हुआ है उन्होंने। तो वहाँ पर बहुत ज़्यादा एलिमिनेशन की गुंजाइश नहीं रहती, लेकिन फिर भी हम एलिमिनेट कर सकते हैं एक दो ऑप्शंस को, ठीक है। तो चलिए देखते हैं क्या है पेपर। पहले हम लोग पेपर देखेंगे, उसका सोल्यूशन देखेंगे डिटेल्ड, उसके बाद हम लोग किसी कंक्लूजन पर आएंगे, ठीक है। और मैं बता दूंगा आपको कि नियर अबाउट कट ऑफ क्या रहेगा। पहले हम लोग पेपर देख लेते हैं, ठीक है। आई होप इट इज़ विजिबल टू ऑल ऑफ यू, राइट। चलिए, मुझे लगता है कि ये विजिबल होगा ज़्यादातर लोगों के लिए, है ना। ठीक, ओके फाइन। चलो, अभी पहला क्वेश्चन इनका ये है कि इन विच वन ऑफ द फॉलोइंग रीजन्स वर धन्यकंटका which flourished as a prominent Buddhist center under महासंघिकास लोकेटेड। देखो, महासंघिकास जो है वो सेकेंड बुद्धिस्ट काउंसिल में इमर्ज किए थे, ठीक है। और ये जो धन्यकंटका है ये सतवैना का कैपिटल भी है। ये सतवैना किधर था? दक्कन और आंध्र प्रदेश रीजन में, राइट। तो ये जो है ये आपका आंध्रा इसका आंसर होगा, ए, ध्यान रखिएगा, ठीक है। ठीक, इसके अलावा क्या है जरा देखें, एक मिनट। हाँ, इसके अलावा क्या है? सेकंड क्वेश्चन देखिए। सेकंड क्वेश्चन है कि विथ रेफरेंस टू एंशिएंट इंडिया कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। अब ये बहुत कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है। ज़्यादातर लोगों को लगता है कि जो स्तूपा आर्किटेक्चर है वो बुद्धिस्ट ओरिजिन का है, लेकिन ऐसा नहीं है। वैदिक और लेटर वैदिक एज में भी कुछ स्तूपास नज़र आए हैं, समझ में आ रहा है। तो ये स्टेटमेंट मेरे ख्याल से गलत होना चाहिए, ठीक। इसके बाद स्तूपा वॉज जनरली अ रिपोजिटरी ऑफ रेलिक्स। सही बात है, बुद्धिस्ट रेलिक्स पाया जाता है और वो एक कॉमेमोरेटिव स्ट्रक्चर है, समझ में आ रहा है, बुद्धिस्ट ट्रेडिशन का। तो दूसरा और तीसरा स्टेटमेंट सही होगा, पहला जो है वो गलत होगा। इसीलिए इसमें ओनली 1, ओनली 2, ऑल 3 ऐसे करके दिया है। इसका आंसर बी होगा, ठीक है, ध्यान रखिएगा, ठीक। चलिए, ओके। थर्ड क्या है इनके सामने? विथ रेफरेंस टू एंशियंट साउथ इंडिया कुरकई, पुम्पुहार एंड मुचरी। मुचरी मतलब मुंजरी पोर्ट। ये सब पोर्ट है यार, समझ में आ रहा है आपको। पुम्पुहार और कुरकई जो है वो बेसिकली आपका ईस्टर्न कोस्ट में है और मुचरी जो है वो वेस्टर्न कोस्ट में है, समझ में आ गया। तो प्रोजेक्ट मुजरी करके भी निकला हुआ है। तो ये पोर्ट्स हैं ये। अगर आप एंशियंट हिस्ट्री थोड़ा सा भी पढ़े हों तो आपको ये पता होना चाहिए था, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, ठीक। अब इन्होंने क्या बोला है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्लेन्स द प्रैक्टिस ऑफ वताकी रुत्तल। समझ में आ रहा है, ये जैन ट्रेडिशन के संलेखना की तरह ही है। अगर आप कोई राजा अगर मान लीजिए मर जाता है बैटल में, तो वो क्या करेगा, अपने आप को स्टार्व कर लेगा। जब तक वो स्टार्व करके रखेगा जब तक वो मर ना जाए। इसका फोर्थ डी इसका आंसर है। ये संगम लिटरेचर में, संगम पोइम्स में देखने को मिलता है, ठीक है, ये ध्यान रखिएगा, ठीक। अगला क्वेश्चन देखिए, आप कैसे किया जा सकता था इस क्वेश्चन को। आपको जरा पता हो, अगर अलाउद्दीन खिलजी का कैंपेन, तो उन्होंने पहले यादव के देवगिरी जीता, फिर उसके बाद वारंगल जीता, उसके बाद वो होयसालास चले गए, फिर मदुरई चले गए। तो ये तो भैया अलाउद्दीन खिलजी के टाइम के हैं। ये होयसालास, ककेतियाज और यादव, तो ये तीनों तो नहीं हो सकते हैं, क्योंकि इन्होंने सवाल पूछा है कि ये अर्ली 8th सेंचुरी मतलब 700 से लेके 750 की बात हो रही है। बात समझ रहे हैं आप? तो इसका आंसर है,
और गहदवाला जो है ये करीब करीब 1100 में है, तो इसका आंसर नन होगा, डी इसका आंसर होगा। ठीक, चलिए आगे बढ़ें। अब देखो ये क्वेश्चन, देखो ये इजी क्वेश्चन था, मतलब अगर तो आपको पता है तो। देवी चंद्रगुप्तम जो है इट्स अ स्टोरी ऑफ चंद्रगुप्त टू और प्लस जो ध्रुवा देवी थी, इनके बीच का स्टोरी था, केमिस्ट्री की स्टोरी है ये। और किस तरह चंद्रगुप्त ने अपने भाई रामगुप्त को मारा था, तो ये विशाख दत्त ने लिखा है, बिल्हन ने गलत है ये। और मिलिंद पन्हो जो है नागसेना का है, तो ये दोनों गलत हो जाता है, सीधे सीधे गलत हो जाता है। जब ये दोनों गलत हो गया तो इसका मतलब कि ऑल 4 और ओनली 3 नहीं हो सकता है, यानी कि 50-40%। मैं यही कह रहा हूँ कि एलिमिनेशन ऐसा नहीं है कि 100% चला गया है ना। लेकिन आप 100% रिजल्ट पे तभी आएंगे जब आपको चारों ऑप्शन पता होंगे, लेकिन आप 50-50% पे खेल सकते हैं। तो हमीरा महाकाव्य और नीति वाक्यामित्र, ये जो है हमीरा महाकाव्य जो है वो नया चंद्र सूरी का है, और ये सोमदेव सूरी का ये है। तो दूसरा और चौथा सही होगा, इसका आंसर बी होगा। ठीक है, ध्यान रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। ठीक, और भी हम लोग डिटेल एनालिसिस से बाद में बात करेंगे, थोड़ा सा हम लोग जो है थोड़ा देख लेते हैं। ठीक है, अब इन्होंने बोला है कि सोल्स आर नॉट ओनली द प्रॉपर्टी ऑफ एनिमल्स एंड प्लांट, ठीक है, प्लांट लाइफ, बट ऑल्सो द रॉक्स, रनिंग वाटर, मैनी अदर नेचुरल ऑब्जेक्ट्स नॉट लुक्ड ऑन द लिविंग। देखिए जैनिज्म में एक फिलॉसफी है कि सोल केवल एनिमेट नहीं, इनएनिमेट ऑब्जेक्ट्स में भी होता है, तो ये सोल को बहुत ज़्यादा इम्फसाइज करते हैं जैनिज्म, तो इसका आंसर बी होगा। समझ रहे बात को, आगे बढ़िए। Why among the following rulers, who among the following rulers विजयनगर एम्पायर कंस्ट्रक्टेड लार्ज डैम अगेंस्ट तुंगभद्रा रिवर। देखो यार, मल्लिकार्जुन, विजयनगर ये सब नहीं है, देवराया ही ज़्यादातर चीज़ें की हैं। देवराया 1, देवराया 2, बुक्का एंड हरिहरा एंड विजयनगर और कृष्ण देवराया। अगर आपको विजयनगर में अगर कोई भी क्वेश्चन आ रहा हो तो इन्हीं राजाओं में से मानने की कोशिश करना चाहिए। इसका आंसर ए है। समझ रहे हो बात को। इसके अलावा क्या है कि हु अमॉन्ग द फॉलोइंग रूलर्स मेडिवल गुजरात सरेंडर ड्यू टू पुर्तगाल। देखिए हुआ था बैटल ऑफ ड्यू। बैटल ऑफ ड्यू 1 हुआ जिसमें पोर्तुगीज हारे थे, 2 जो हुआ था उसमें पोर्तुगीज जीत गए थे। उस समय में जो राजा थे वो थे महमूद 1 या महमूद बगेरा। समझ में आ रहा है, इसका आंसर बी होगा। ठीक, इसमें ड्यू सरेंडर करना पड़ गया था गुजरात को, और उसी के बाद जो है डोमिनेंस आ गया पोर्तुगीज़ का, राइट। ठीक है, आगे बढ़ो। बाई विच ऑफ द फॉलोइंग एक्ट वॉज द गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल डेजिग्नेटेड एज द गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया। ये तो फ्री के मार्क्स हैं, है ना। बेंटिक को बनाया गया था गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया। अगर इतना भी पता होगा तो भी आप एक्ट पता कर सकते थे, चार्टर एक्ट। ठीक है, डी इसका आंसर है। ठीक, देखिए क्या है अगला सवाल। अभी ये भी एक फ्री का मार्क्स आपको दिया गया है। इन्होंने बोला है आपको ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ। ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ क्या है? 10 बार बताया मैंने अपने क्लासेस में। ये लॉ का फेयर एंड रीजनेबल इम्पोजिशन है। समझ में आ रहा है? तो इसका आंसर सी होगा। ठीक, ये ध्यान रखिएगा। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन। Consider the following statement. India prisons are managed by state government with their own rules and regulations for the day-to-day administration of prisons. समझ में आ रहा है? एकदम सही बात है। हमारे यहाँ जो है वो प्रिजन जो है वो स्टेट सब्जेक्ट है और स्टेट गवर्नमेंट ही इसे मैनेज करती है। इंडियन प्रिजन एक्ट आर गवर्न्ड बाय प्रिजन एक्ट 1894 विच एक्सप्रेसिवली केप्ट दी सब्जेक्ट ऑफ प्रिजन कंट्रोल ऑफ द प्रोविंशियल गवर्नमेंट। बिल्कुल सही है, दोनों स्टेटमेंट सही है, इसीलिए सेंट्रल गवर्नमेंट मैनेज करती है। इसका आंसर ए होगा। बोथ स्टेटमेंट 1 and 2 आर करेक्ट एंड स्टेटमेंट 2 इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ स्टेटमेंट 1। ये एक नया इनोवेशन है यूपीएससी का। बहुत ज़्यादा असर्शन रीजनिंग पूछते नहीं थे, अब इन्होंने पूछना शुरू कर दिया है। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। ठीक, अभी ये क्यों पूछा इन्होंने, इसका कारण है अभी इन्होंने अमेंडमेंट किया, इस एक्ट को हटा रहे हैं, हम न्यू एक्ट ला रहे हैं। ठीक है, इसी वजह से सवाल पूछा गया है इस एग्जाम में। हम इसके बारे में एक सेपरेट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। अभी तो आप लोग को आंसर चाहिए होगा। एक सेपरेट लेक्चर में हम लोग डिस्कस करेंगे कि भाई ये क्वेश्चन पूछे क्यों गए हैं। ज़्यादातर क्वेश्चन करेंट अफेयर्स से हैं। समझ में आ गया आपको? ध्यान रखिएगा। विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट बेस्ट रिफ्लेक्ट द चीफ पर्पस। देखो ऐसे तो चारों पर्पस है। अब देखो इसमें क्या है ना कि ये सी ज़्यादा सही आंसर लग रहा है।
इट डिफाइंस एंड लिमिट्स द पावर ऑफ द गवर्नमेंट। पावर ऑफ द गवर्नमेंट को डिफाइन करता है, लिमिट करता है, ठीक है। डी भी कुछ सोर्सेस बता सकते हैं, लेकिन सी इसका आंसर ज़्यादा अप्रोप्रिएट होगा, ठीक है, ये ध्यान रखिएगा, जितना मेरा तजुर्बा है यूपीएससी के साथ, ठीक। इन्होंने बोला है क्या, एक क्वेश्चन है कि इन इंडिया विच ऑफ द फॉलोइंग कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट वाज वाइडली बिलीव टू बी इनेक्टेड। आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ, पहले ये क्वेश्चन देख लो। देख लो एक बार, मैं फिर से डिस्कस कर रहा हूं। धन्य कतका आंध्र प्रदेश है ए। इसके अलावा ये जो है कॉन्सेप्ट स्तूपा बुद्धिस्ट ओरिजिन नहीं है, ठीक है, इसका ओनली 2 करेक्ट होगा। कोरकई पुम्पुहार मुजरी पोर्ट का है, ठीक। ये बताना मुश्किल है, मेरे को दे दिया गया ये, ठीक। कोरकई पुम्पुहार है। इसके अलावा हमने डिस्कस किया हमने डिस्कस किया विच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्लेन्स द प्रैक्टिस ऑफ वत्ती कुर्तल। ये जो है आपका डी होगा, समझ में आ रहा है, ये संलेखना जैसा ही है, मर जाओ अगर हार जाते हो तो तुम। ये चारों ही गलत है, होयसाला, गहदेवाला, काकतिया, यादवा, ठीक है। देवी चंद्रगुप्तम और नहीं है, विशाख दत्त है, और मिलिंद पन्नो नागसेना है, और बाकी दोनों सही हैं, हमार, महाकाव्य और नति मित्रा। इसके अलावा जो है वो सोल्स वाला जो है वो जैनिज़्म में होगा। विजयनगर एम्पायर में देवराया 1, मोहम्मद वगैरह। इसके अलावा चार्टर एक्ट 1833। इसके अलावा जो है वो फेयर एप्लीकेशन ऑफ लॉज होंगे। यहाँ पर दोनों स्टेटमेंट सही होंगे प्रिजन वाले में, और एक्सप्लेनेशन भी सही है। चीफ पर्पस सी होगा, लिमिट और प्रोवाइड करता है पावर, ठीक है। अभी यहाँ आ जाते हैं हमारे टॉपिक पे। दोनों सही है। इन इंडिया विच वन ऑफ द फॉलोइंग, थोड़ा सा वो आवाज़ बहुत गिर आने लग जाता है, इसे सब बंद कर रखा है, ठीक है। इन इंडिया विच वन ऑफ द फॉलोइंग कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट वाज वाइडली बिलीव टू बी इनेक्टेड टू ओवरकम जुडिशियल इंटरप्रिटेशन। यार 42 है, उसी के बाद वो मिनर्वा मिल केस आया था, है ना, उसी के बाद मिनर्वा मिल केस आया था ना, है ना, तो ये 42 है, ठीक है, बी इसका आंसर होगा। इसके अलावा कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, ठीक है, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, मतलब ऑर्गेनाइजेशंस बॉडीज इन इंडिया आर कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी। सवाल देखो, समझो इस सवाल को। सवाल क्या पूछा इन्होंने कि इनमें से कौन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, वन ऑफ द इजीएस्ट क्वेश्चन दिस पेपर, है ना। तो इसमें तो नेशनल कमीशन ऑफ बैकवर्ड कास्ट ही है, ठीक है ना, नेशनल कमीशन ऑफ बैकवर्ड कास्ट ही है, ठीक। बाकी तो ये नेशनल कमीशन ऑफ ह्यूमन एंड स्टैट्यूटरी है, ये स्टैट्यूटरी है। लॉ कमीशन एग्जीक्यूटिव बॉडी है, नेशनल कंज्यूमर स्टैट्यूटरी है, तो इसका आंसर केवल ए होगा, ठीक है। अच्छा, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, इफ द इलेक्शन ऑफ द प्रेसिडेंट इन इंडिया इज डिक्लेयर्ड वॉइड बाय द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया, ऑल एक्ट डन बाय हिम और हर in the performance of duties of his or her office of president before the date of decision becomes valid। इनवैलिड नहीं होगा। ये सवाल यूपीपीसीएस से भी पूछा है, पता नहीं लगता है दोनों के पेपर एक ही ऑर्गेनाइजेशन ने सेट किया है ना, तो ये वैलिड होगा, ये गलत स्टेटमेंट है। इलेक्शन फॉर द पोस्ट ऑफ द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया कैन बी पोस्टपोन, नहीं, कि कुछ ऐसे ऑफिसेज वैकेंट हो, जैसे कुछ असेंबलीज में डिसफंक्शन कर रहे हैं या फिर सस्पेंडेड एनिमेशन में है, तो ऐसा नहीं है कि वो जो है मतलब वो असेंबलीज काम नहीं करेंगी, ठीक है, मतलब वो इनवैलिड होंगे, ऐसा नहीं है, वो काम कर सकता है, ठीक है। तो ये भी स्टेटमेंट गलत हो गया। और व्हेन द बिल इज प्रेजेंटेड टू द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया द कॉन्स्टिट्यूशन प्रिस्क्राइब द टाइम लिमिट, ऐसा कोई टाइम लिमिट नहीं है। तीनों ही स्टेटमेंट गलत हैं। इसका आंसर क्या होगा, इसका आंसर होगा नन, ठीक है, डी इसका आंसर है। हाँ,
10 बार नहीं तो मैंने कम से कम पिछले 5-6 सालों से पढ़ा रहा हूँ मैं, एंड आई ऑफन आस्क दिस क्वेश्चन, द फाइनेंस बिल एंड द मनी बिल, डिफरेंसेस मैंने कईयों बार बताए हैं, दोनों में कोई डिफरेंस नहीं है, बोथ आर मनी बिल। ये फाइनेंशियल बिल नहीं है, इट्स अ फाइनेंस बिल जो बजट के अंत में पास होता है, इट्स अ मनी बिल। समझ में आ रहा, कोई डिफरेंस नहीं है, फालतू का सवाल है ये। व्हेन द लोकसभा ट्रांजिट फाइनेंस बिल, राज्यसभा के पास अमेंड और रिजेक्ट करने के पास नहीं है। समझ में आ रहा, ये दूसरा स्टेटमेंट सही है, पहला गलत है। और इन द केस ऑफ डिसएग्रीमेंट बिटवीन द लोकसभा एंड द राज्यसभा दैट इज नो ज्वाइंट सिटिंग ऑफ द मनी बिल। समझ में आ रहा है, ये बात सही है, बट ज्वाइंट सिटिंग कैन बी पॉसिबल फॉर द फाइनेंशियल, नेसेसरी फॉर द फाइनेंशियल बिल। स्टेटमेंट भी बता रहा है कि मैं गलत हूँ। समझ में आ रहा है, इसका आंसर ओनली 1 करेक्ट होगा। कहीं पर भी अगर कुछ भी आंसर दे, फाइनेंशियल बिल सोच के मत करना, इसका आंसर केवल 1 है, 1 करेक्ट है, कोई डिफरेंस नहीं है दोनों में। समझ में आ रहा है, बजट के एंड में पास होता है फाइनेंस बिल, वो भी एक मनी बिल है। दूसरा सवाल है, इट्स अ गुड क्वेश्चन, समझ में आ रहा, मैंने इसे 2-3 बार चेक किया तो मेरे को इसका आंसर मिला, ये चारों ही सही हैं। इसमें सेंट्रल गवर्नमेंट अगर नोटिफाई करता है कम्युनिटी रिजर्व तो उसके ओवरऑल सर्वो सर्वा जो होते हैं वो चीफ वार्डन ही होता है। समझ में आ गया, सर्वो सर्वा, समझ में आया। दूसरा है हंटिंग इज नॉट अलाउड इन सच एरिया, बिल्कुल सही है। कुछ लोग जो हैं उनको नॉन टिम्बर फॉरेस्ट प्रोड्यूस जो से ट्रेडिशनल फॉरेस्ट डीलर होते हैं उनको ये परमिशन होती है कि वो यूज़ कर सकते हैं। और ट्रेडिशनल एग्रीकल्चर, हालांकि एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस बैन होता है पर ट्रेडिशनल एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस बैन नहीं होता। समझ में आया, तो ये चारों ही स्टेटमेंट सही हैं। चारों ही स्टेटमेंट सही हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। विथ कन्फ्रेंस टू द शेड्यूल एरियाज, अगेन वन ऑफ द, मतलब बहुत बढ़िया सवाल है। इन्होंने क्या बोला है कि विद इन द स्टेट द नोटिफिकेशन ऑफ एरिया ऑफ शेड्यूल एरिया टेक्स प्लेस थ्रू द ऑर्डर ऑफ द प्रेसिडेंट, 100% सही है, प्रेसिडेंट के ऑर्डर से होता है। दूसरा इन्होंने बोला लार्जेस्ट एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट जो होना चाहिए वो शेड्यूल एरिया का वो होना चाहिए डिस्ट्रिक्ट, और क्लस्टर ऑफ विलेजेस जो होता है वो लोएस्ट माना जाता है, एकदम सही है। तीसरा जो है कि चीफ मिनिस्टर ऑफ द कंसर्न स्टेट, बकवास है, गवर्नर कर सकता है। समझ में आ गया, गवर्नर करेगा और प्रेसिडेंट को देगा इसका रिपोर्ट। समझ में आ रहा है, इन्होंने क्या बोला है कि चीफ मिनिस्टर देगा और वो होम मिनिस्ट्री को कह रहे हैं, है ना, तो ये गलत स्टेटमेंट है। तो इसका मतलब ये पहला 2 सही है, इसका ओनली 2 करेक्ट होगा। ठीक है, क्या होगा बाबू, इसका ओनली 2 करेक्ट होगा, इसका आंसर बी है। ठीक है, इसका आंसर बी है। ठीक, आगे बढ़ो। अगला सवाल क्या है, बहुत बढ़िया सवाल लेकिन फालतू है। सुप्रीम कोर्ट, देखो तुम दिमाग लगाओ यार, देयर इज नो वेयर इन द कॉन्स्टिट्यूशन रिटन एनी काइंड ऑफ मीनिंग ऑफ एनी वर्ड, या किसी भी वर्ड को डिफाइन नहीं करता है कॉन्स्टिट्यूशन, कहीं पर भी नहीं करता है। अगर आपको यह पता है कि आर्टिकल 335 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया डिफाइंस द टर्म एफिशिएंसी, कहीं पर भी टर्म डिफाइन नहीं किया गया है। जैसे ही आपको यह मालूम चल गया कि यह टर्म पॉसिबल नहीं है, समझ में आ रहा है, आपका आंसर वैसे ही आ गया। ये देख लो कि भाई स्टेटमेंट 2 गलत है, स्टेटमेंट 1 इज करेक्ट, स्टेटमेंट 2 इज इनकरेक्ट, इसका आंसर सी अपने आप ही आ जाएगा, पढ़ने की जरूरत ही नहीं है। समझ रहे हो बात होगी नहीं। एसर्शन रीजनिंग में काफी सारे ऐसे क्वेश्चन थे जिसको एलिमिनेट करके आप फटक से आंसर पे ला सकते थे। अच्छा, आगे क्या है, अगेन ये बहुत ही फालतू सवाल है। जिन्होंने मुझसे कभी भी साइंस एंड टेक पढ़ा होगा ना, उनको भाई साहब 3 से 7% पर न्यूक्लियर बॉम्ब बन जाता है। 3 से 7% इनरिचमेंट पे न्यूक्लियर बॉम्ब बन जाता है। 60% इनरिचमेंट करा रहे हैं, ये फालतू बात कर रहे हैं। क्या कह रहे हैं, यूरेनियम इनरिच टू द एक्सटेंट ऑफ एटलीस्ट 760%, कुछ ज्यादा ही कर दिया सर, तूफान मचा दिया इन्होंने, गर्दा उड़ा दिया सर इन्होंने। समझ रहे बात को नहीं। जैसे ही स्टेटमेंट 2 गलत हुआ, आप तोटक से आंसर पे आ गए सर जी। किस पे आ गए आप आंसर पे, इसके आंसर पे आ गए, सी पे आ गए। हमारे पास बहुत सारी फैसिलिटीज थी सर, ऐसा नहीं था कि एलिमिनेट नहीं कर सकते थे। अच्छा सर, हमको पता है मार्सुपियल जो कंगारू होते हैं इंडिया के लिए सब, वो तो है नहीं। आप दिमाग लगाइए सर कि मार्सुपियल कैन थ्राइव ओनली इन माउंटेन ग्रासलैंड। अच्छा, मतलब कि पूरा का पूरा ऑस्ट्रेलिया में माउंटेन ग्रासलैंड ही है क्या?
आप दिमाग लगाइए सर, डेजर्ट भी है ऑस्ट्रेलिया में, वहां पर ही मार्सुपियल्स पाए जाते हैं, तो ये स्टेटमेंट गलत है। जैसे ही ये स्टेटमेंट गलत हुआ हमारा काम आसान हो गया, मैंने आपको पहले ही बताया, जैसे ही ये स्टेटमेंट गलत हुआ हमारा काम क्या हो गया, आसान हो गया सर। क्या हो गया आसान? ये हो गया सर कि स्टेटमेंट 2 इनकरेक्ट है, स्टेटमेंट फर्स्ट करेक्ट है कि सही है? तो ये जो 3-4 असर्शन रीजनिंग है ना, ये ऐसे ऐसे हो रहा है, बिल्कुल एक गलत हो रहा है तुरंत आंसर आ रहा है। आगे बढ़ो। अब सर जी देखिए, कोई भी डेटाबेस जो होता है ना स्पीसीज का, वो उसकी जिम्मेदारी होती है IUCN की। तो अगर आपको नहीं भी पता था ना तो भी कर सकते थे। इन्वेजिव स्पीसीज स्पेशलिस्ट ग्रुप, ठीक है, डेवलप्स ग्लोबल इन्वेजिव स्पीसीज बिलोंग टू विच वन ऑफ द फॉलोइंग। ये डेटाबेस क्रिएट कर रहा है, ग्लोबल इन्वेजिव स्पीसीज डेटाबेस। ये जिम्मेदारी किसकी है? IUCN की है, ठीक है सर। ये सर देखिए सर, मैकैक बंदर है एक तरह का, बंदर कभी भी नॉकटर्नल नेचर का नहीं होता है, समझ रहे बातों की नहीं? तो आप सीधे यहां पे कैंसिल कर सकते थे, ठीक है। मालाबार सिवेट और सांबर डियर, ये जो होता है ना, ये दोनों नॉकटर्नल है, 20 का आंसर है, ठीक है। आगे बढ़ो। सर जी ये एक बात जान लीजिए, हनी बी जो होता है ना, वो सोशल कैरेक्टर का स्पीसीज है, उसमें जबरदस्त सोशल कैरेक्टर पाया जाता है, समझ में आ रहा है? तो वो उसमें ना हार्ड मेंटेलिटी पाई जाती है कि एक लीडर रहेगा, सामने उसको फॉलो करने वाले होते हैं। तो जो रैगल डांस है, ताकि वो इंडिकेट करते कि वहाँ खाना है, ये हनी बी का कैरेक्टर है, ठीक है। हनी बी का सी इसका आंसर है, ठीक है। आप टेंशन मत लो, मैं भी अपना भी दिखाऊंगा कि मैं कितना स्कोर किया हूँ, बीइंग अ टीचर मैं कितना कर पाया। ये समझ लो, यूपीएससी ने पिछले 5 साल में हर साल करीब करीब पूछा है ऐसे सवाल। सब मशरूम्स आर मेडिसिनल प्रॉपर्टीज, सब मशरूम्स हैव साइकोएक्टिव प्रॉपर्टीज, सब मशरूम्स हैव इंसेक्टिसाइड प्रॉपर्टीज। ऐसे जितने भी सवाल होते हैं ना, उसमें सारे सही होते हैं। इसको मतलब सोचो भी नहीं मत, ये सारे सही हो जाएंगे। ऐसा हो ही नहीं सकता कि मशरूम्स जो होते हैं मल्टी डायमेंशनल होते हैं। डी इसका आंसर है। इनको तो सोचने की जरूरत ही नहीं है, आगे बढ़ जाना चाहिए तुरंत मार के, है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। अच्छा सर, ये क्या सवाल है? इन्होंने बोला है कि विद रिगार्डिंग टू स्टेटमेंट रिगार्डिंग द इंडियन स्क्विरल। सर ये इट्स अ डिफिकल्ट क्वेश्चन, इट्स अ डिफिकल्ट क्वेश्चन सर, ठीक है, लेकिन ये इजी कर सकते हैं हम। देखो ऐसा है, इंडियन स्क्विरल्स बहुत तरह के होते हैं। एक होता है मालाबार स्क्विरल, मालाबार जाइंट स्क्विरल। मालाबार जाइंट स्क्विरल जो होता है ना, वो एबोरियल है, ट्रीज पर अपना वो बनाता है, घोंसला बनाता है। लेकिन कुछ इंडियन या कुछ स्क्विरल्स ऐसे हैं जो कि ग्राउंड में फरो करते हैं, बोरो गड्ढा बनाकर उस पर अपना खाना वाना रखते हैं। समझ में आ गया आपको? तो हम एक बेनिफिट एंड डाउट दे देते हैं कि भाई हाँ, पहला और दूसरा सही है, समझ में आ रहा है। पर ये तीसरा तो किसी भी हाल में सही नहीं है। कोई भी स्क्विरल जो होता है ना, वो मीट नहीं खाता है, नीदर अंडा नॉर ये, इट्स मतलब नॉन वेजिटेरियन के नाम पर बिग नो है। आई हैव अ गुड नंबर ऑफ डॉक्यूमेंट विद मी, समझ में आ रहा है? उन्होंने बोला है कि डॉक्यूमेंट नॉनवेज के नाम पर देयर इज अ बिग नो, इसीलिए ओमनीवरस मेरे हिसाब से ये नहीं है। आई हैव सीन मल्टीपल डॉक्यूमेंट्स, समझ में आ रहा है कि कहीं पर ओमनीवरस मुझे दिख जाए तो स्टेटमेंट में मैंने मल्टीपल साइट्स में देखा देयर इज अ बिग नो टू द मीट और नॉन वेजिटेरियन फूड। तो दे आर मोस्टली क्या कहते हैं, वेजिटेरियन पीपल। तो इसका आंसर जो होना चाहिए मेरे ख्याल से ओनली 2 होना चाहिए। समझ में आ गया आपको, है ना। अब ऐसा दुनिया में कोई एक स्क्विरल निकाल दे तो वो अलग बात है, पर ज़्यादातर स्क्विरल स्पीसीज जो हैं वो दे आर वेजिटेरियन इन नेचर। हाँ बोलो 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 बोलो। हाँ हाँ बोलो। हाँ जनरली पेड़ पे मिलता है, लेकिन ऐसा नहीं है कि बहुत सारे ऐसे स्पीसीज भी हैं जो कि आपके बेसिकली जो है, एक मिनट, जनरली जो है वो दोनों तरह के स्पीसीज है, जो पेड़ पे भी मिल रहे हैं और दूसरा ग्राउंड में मिल रहे हैं। दोनों तरह के स्पीसीज हैं। जनरली वैसे पेड़ वाले हैं इंडियन स्क्विरल। हाँ ये एक दिक्कत है इस सवाल में थोड़ा सा। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये बकवास सवाल है, ये वही है सम वाले। कुछ माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो है वो टेम्परेचर है, वो बॉइलिंग पॉइंट ऑफ टेम्परेचर,
कुछ कम। अरे यार आप बॉयल भी पानी करते हो ना, उसमें भी थोड़ा बहुत माइक्रो ऑर्गेनिज्म होता है। अब कुछ अगर फ्रीज करोगे तो भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म होगा। जब समुद्र के तल पर भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म पाया जाता है, समझे। और कुछ सम माइक्रो ऑर्गेनिज्म कैन ग्रो हाईली एसिडिक एनवायरनमेंट पे भी पाया जाता है। तो इसका मतलब ये स्टेटमेंट क्या हो गया बाबू, क्या हो गया इसका आंसर? इसका आंसर हो गया भाई साहब ऑल थ्री, सी हो गया इसका आंसर। इसका आंसर हो गया ऑल थ्री, ठीक है, ये ध्यान रखना, ऑल थ्री हो गया इसका आंसर। ठीक, आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल। ये सब फ्री के नंबर है सर, लिटरली बता रहा हूँ, ये फ्री के नंबर है, यूपीएससी ने आपको फ्री के नंबर दिए हैं इस सब में। अच्छा, अगला क्या है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग मेक्स द टूल विथ अ स्टैक ऑफ स्क्रेप इंसेक्ट, मतलब विथ अ स्टिक टू स्क्रेप इंसेक्ट फ्रॉम अ होल इन अ ट्री और अ लॉग ऑफ वुड। ये हर एक ह्यूमन एंसेस्टर में ये पाया जाता है। वो लोग क्या करते हैं कि लकड़ी से इंसेक्ट को दूर करते हैं, समझ में आ रहा है। ये ओरांगुटान में पाया था, हर एक जो प्री ह्यूमन एंसेस्टर है सब में पाया जाता है। इसका सही आंसर जो है वो ओरांगुटान होगा, ठीक है। अब देखो सर, ये सवाल जो है ना ज़्यादा तो लोग गलत कर जाएंगे, ठीक है। इसमें एक प्रॉब्लम है, इसमें इन्होंने बोला है कि ये HFC कहाँ इस्तेमाल, हाइड्रोफ्लोरोकार्बन है, ये HFC कहाँ इस्तेमाल करते हैं। अब यहाँ पर एरोसोल भी है, फोम एजेंट भी है, फायर रिटर्नेंट भी है, लुब्रिकेंट कहीं नहीं है सर, लुब्रिकेंट कहीं नहीं है सर। अब मैंने ये पक्का, मैंने भी यही मारा और मैंने ये बहुत जगह पे देखा भी, पर लुब्रिकेंट मैं जितना मेरा मैकेनिकल इंजीनियरिंग का नॉलेज, उसमें HFC मैंने लुब्रिकेंट को नहीं देखा है। मेरे ख्याल से इसका आंसर सी होना चाहिए। वो भी नहीं है यार, मैंने उसको भी खगाल मार दिया, वो भी नहीं मिला मुझे, समझ रहे हो बातों की नहीं, तो बहुत कम चांसेस है इसके होने के। अब यूपीएससी कहीं दे दे तो वो अलग बात है, वरना ये मुझे कहीं नहीं मिला, ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन इन्होंने बोला है कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, झेलम रिवर पासेस थ्रू वुलर लेक। ऑफ कोर्स वुलर लेक इज ऑक्सबो लेक और झेलम उससे पास करती है, ठीक है। तो पहले स्टेटमेंट में कोई डाउट ही नहीं होना चाहिए आपको। दूसरा है कृष्णा रिवर डायरेक्टली फीड्स द कोलेरू। मैंने पहले 50 बार बताया भाई कि कोलेरू लेक जो होता है वो कृष्णा और गोदावरी के बीच में है, डायरेक्टली फीड नहीं करता। हाँ, कुछ लोग कहेंगे सर ऐसा है, मैंने इरिगेशन प्रोजेक्ट सुना है कि जो कोलेरू को फीड करता है, पर वो डायरेक्ट नहीं है, वो इनडायरेक्ट है, डायरेक्ट नहीं है। तो ये दूसरा स्टेटमेंट गलत हो जाएगा आपका। तीसरा है मेंडरिंग ऑफ द गंडक रिवर जो है वो कुंवर लेक करता है, एकदम सही है। ये एक इनडायरेक्टली आपसे इन्होंने रामसार साइड पूछ लिया, ठीक है। मैंने आपको 75 बार बताया, ये बहुत कोलेरू लेक इज बहुत फेमस लेक है यूपीएससी के पर्सपेक्टिव से। तो इसका आंसर ओनली 2 होगा, 20 का आंसर है, ठीक है। आगे बढ़ो, ये बहुत अच्छा सवाल है। अब चूंकि मैं तो पोर्ट इंडस्ट्री से रिलेटेड हूँ तो मेरे को तो पता ही होगा। कामराजार पोर्ट जो है यार, इज द फर्स्ट मेजर पोर्ट ऑफ इंडिया रजिस्टर्ड एज अ कंपनी। मुंद्रा जो है लार्जेस्ट प्राइवेटली ओन्ड पोर्ट इन इंडिया। थर्ड जो विशाखापट्टनम नहीं है यार, ये JNPT है लार्जेस्ट ट्रांसपोर्ट, ये कंटेनर वाला, ठीक है। तो ये गलत स्टेटमेंट है, ये तो मेरा पर्सनल ये मरीन इंजीनियर्स के लिए बनाया गया है केवल। इसका आंसर ओनली 2 करेक्ट होगा, 20 का आंसर होगा, ठीक है। थोड़ा करंट अफेयर है, पुराने करंट अफेयर लिए कामराजार की वजह से आ गया ये। नहीं, कॉर्पोरेटाइज, आप टेंशन मत लीजिए, आप बिल्कुल निश्चिंत रहिए, मैंने पूरा देखा है, पूरा काम करके बताया है मैंने आपको। अच्छा, जैकफ्रूट गलत है। जैकफ्रूट यार केरला का फ्रूट है और आपको पता होना चाहिए केरला जो है वो रेन फॉरेस्ट बेल्ट है और ये खुद एवरग्रीन फॉरेस्ट है। महुआ और टीक, शीशम, हुर्रा, महुआ, टीक, साल, ये सब डेसिडुअस है। हाँ, 20 का आंसर, ठीक है। अभी एक मूवी भी आया नेटफ्लिक्स पे, कटहल, उसी से इंस्पायर्ड है लगता है। चलो अगला सवाल है, इंडिया हैज़ मोर एरेबल एरिया देन चाइना। 100% सही है सर। इनफैक्ट इंडिया जो है हाईएस्ट एरेबल लैंड पाया जाता है अक्रॉस द वर्ल्ड, समझ में आ रहा है। और बाकी इतनी बेतुके ऑप्शन है, देखिए द प्रोपोर्शन ऑफ इरिगेटेड एरिया, भाई साहब
40% भी नहीं है इरिगेटेड एरिया, वो भी आप चाइना ज़्यादा बता रहे हैं। चाइना इनफैक्ट हाईएस्ट इरिगेबल एरिया में आता है और प्रोडक्टिविटी में भी बता रहे हैं चाइना से ऊपर है। क्या बेतुका बात है यार। इसका आंसर ओनली 1 होगा, फ्री का नंबर है ये। वैसे आपका ज्योग्राफी ऑप्शनल होता रहा, ये बहुत सारे सवाल यहाँ पे फ्री के हैं। देखो यार, ये मुझे थोड़ा सा डिस्टर्बिंग लगा नेचर का ये सवाल, है ना। मैं बहुत ढूंढने की कोशिश किया पर मुझे नहीं मिला, पर मेरे कॉमन सेंस, मेरा दिमाग, मेरे जो टेंडेंसी टुवर्ड्स दी होना चाहिए, जितनी मेरी ज्योग्राफी की नॉलेज है उसके हिसाब से इसका आंसर रन ऑफ कच्छ होना चाहिए, डी। समझ में आ रहा है कि नहीं। जितनी मेरी ज्योग्राफी की नॉलेज बताता है, अब मैं ये नहीं बता रहा हूँ ये 100% सही है, कहीं मिला नहीं मेरे को। जहाँ भी होता है वो सिविल राइस की बात करते हैं, सिंक की बात नहीं करते। रन ऑफ कच्छ क्या है ना, देखो क्या है, हाँ सॉल्ट पैन है। देखो ये एरिया गुजरात का और ये एरिया इज़ अ रिजल्ट ऑफ मरीन ट्रांसग्रेशन। कभी जियोलॉजिकल पास्ट में यहाँ पर मरीन ट्रांसग्रेशन रहा होगा, फिर धीमे धीमे यहाँ से वाटर रिसीड किया है, जिसके वजह से, और ये इसकी इनफिलिंग हुई और इससे वाटर रिसीड किया है, जिसके वजह से सॉल्ट पैन बना है। कहाँ पे? ये पूरा एरिया मार्श लैंड ही है ना। मार्श लैंड कोई जरूरी नहीं कि वो गीला ही हो, अगर वो सॉल्ट पैन भी है तो भी वो मार्श लैंड है। और तुम्हारी जानकारी के लिए बता दूं कि नौपदा स्वयं भी जो है सॉल्ट लैंड है। समझ में आ रहा है आपको कि नहीं। और ये करंट वगैरह में भी था। खैर छोड़ो, आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल जो बहुत इजी है वो है, अरे यार आपको कुछ पता भी ना हो, इल्मेनाइट मालूम होना चाहिए यार आपको। इल्मेनाइट जो है टाइटेनियम का हो रहा है। इन्होंने आपको फ्री के नंबर दिए हैं, इस क्वेश्चन में भी आपको फ्री के नंबर मिले हैं इल्मेनाइट कहते हुए, ठीक है ना। अच्छा दिमाग लगाते हैं यार, बॉक्साइट एल्युमिनियम का है, कॉपर पायराइट से, आयरन का जो है हेमेटाइट वगैरह है, तो भी आपको मार देना चाहिए था। इजी क्वेश्चन है। इजी इसलिए नहीं कह रहा हूं क्योंकि मैंने इजी है, क्योंकि मैंने खुद किया, मैं आपको दिखा भी दूंगा। अगेन ये बहुत बहुत अच्छा सवाल है, ये डीआरसी इसका आंसर है। कोबाल्ट जो है ना वो डीआरसी में 3/4 पाया जाता है, ठीक है। तो डीआरसी इसका आंसर है। डेमोक्रेटिक रिपब्लिक कॉन्गो सी इसका आंसर है, ठीक है। देखिए मैंने जो आंसर बताया आपको, ये बहुत 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 मेहनत कराया मैंने, 12 बजे से मैं अभी उठा हूँ, ठीक है। आगे बढ़ो। अच्छा, विच वन ऑफ द फॉलोइंग आर पार्ट ऑफ द कॉन्गो बेसिन। अगेन अ वेरी सिंपल क्वेश्चन। अगर आपको कॉन्गो बेसिन थोड़ा भी याद होगा ना तो आपको पता चल जाएगा नाइजीरिया नहीं होता, वो ऊपर हो जाएगा, सूडान भी ऊपर हो जाएगा और युगांडा ईस्ट में चला जाएगा। तो इसका आंसर कैमूरी नहीं हो सकता है। अफ्रीका पर तो गजब जोर मारा है भाई साहब, 4 5 6 सवाल पूछ दिए अफ्रीका से। मुझे लगा कि ये अफ्रीका पब्लिक सर्विस कमीशन था इस बार का पेपर। इंडिया के बारे में जितना नहीं पूछा उतना अफ्रीका पूछा है इन्होंने, है। चलो आगे बढ़ते हैं। अरे यार ये तो बेतुका और बिल्कुल किसी जान का सवाल ही नहीं है। अगर आपने थोड़ा सा भी मेरा माउंटेन वगैरह पढ़ा होगा तो आपको मैंने 100 बार बता रखा है, अमरकंटक हिल्स इज पार्ट ऑफ सतपुरा रेंजेस। कहां सह्याद्री जा रहे हो? सह्याद्री इज वेस्टर्न घाट्स। कहां वेस्टर्न घाट, कहां, कोई तुकी नहीं है इस सवाल का। अच्छा, बिलीरंगन हिल्स जो होता है कॉन्स्टिट्यूट द ईस्टर्न मोस्ट पार्ट ऑफ द सतपुरा रेंजेस। गलत है। बिलीरंगन हिल्स जो है वो हो सकता है कि ईस्टर्न घाट का पार्ट हो जाए। सतपुरा रेंजेस कहां हो गया? सतपुरा रेंजेस कल्मिनेट विद बावनगढ़ एंड अमरकंटक। शेषाचलम विल कॉन्स्टिट्यूट द सदर्न मोस्ट पार्ट ऑफ द वेस्टर्न घाट। क्या बकवास है। वी ऑल नो तोड़ा बेटा और नीलगिरी इज द सदर्न मोस्ट पार्ट, ये ईस्टर्न मोस्ट पार्ट का बेल्ट है। तो ये तीनों ही स्टेटमेंट गलत है। इसका आंसर नन होगा, डी होगा इसका आंसर। अगेन ये बहुत डिफिकल्ट, वेरी वेरी डिफिकल्ट क्वेश्चन, बहुत डिफिकल्ट। मुझे तो अभी भी डाउट है इसमें। देखो 2-3 तो इजी है, 2-3 तो आपको पता होने ही चाहिए। नहीं पता है तो आपको मतलब आर्टरीज के बारे में मालूम नहीं है। ईस्ट वेस्ट कॉरिडोर जो होता है वो सिलचर से पोरबंदर तक जाता है, तो ये तो पता होना चाहिए था आपको, ये गलत है। बांग्लादेश बीसीएन K2K स्कीम होता है। अगर आपने मेरी क्लासेस पढ़ी होंगी पहले, K2K है, कोलकाता टू कुनमिंग, तो बनारस गलत इसका स्टेटमेंट हो गया, ठीक है। अब यहां पर एक प्रॉब्लम है। यह बात सही है कि वो मोरेह से स्टार्ट होता है, पर ये जो है ना वो साउथो करके एक जगह है, वहां पर थाईलैंड में मर्ज करता है। इन्होंने चियांग माई कर दिया। अब यार ये कुछ ज़्यादा हो गया यार यूपीएससी की तरफ से, तो ये भी स्टेटमेंट गलत है। समझ में आ रहा है आपको। और ये अगर मेरा जहाँ तक अकल होगा, ये इसका आंसर डी होगा। जितना मैं जानता हूँ इसके बारे में, इसका आंसर डी होगा।
ठीक है, आगे बढ़ो। ओह, बहुत बहुत अच्छा सवाल यार ये, बहुत मतलब खतरनाक खतरनाक सवाल, बहुत टेढ़ा सवाल। अगर आपको बहुत अच्छी तरीके से आपने पढ़ा होगा तो ही इसको कर सकते हो आप। इनविट्स जो होते हैं ना, ये वो पैसे होते हैं, जैसे मैं सिंपल तरीके से समझाता हूं आपको तो समझ में आ जाएगा। मान लीजिए आपने सबसे पैसा कलेक्ट किया, लोगों से पैसा कलेक्ट किया, और इस पैसे को आपने लगा दिया कहां पर, इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स में। तो ये जो पैसा कलेक्ट करती है वो एक ट्रस्ट बनाती है जिसे हम लोग इन्वेट्स कहते हैं। चूंकि ये ट्रस्ट है तो ट्रस्ट पे ना ही इंटरेस्ट पेमेंट पे टैक्स लगता है ना ही डिविडेंड पे टैक्स लगता है। इन्होंने कह दिया है कि इंटरेस्ट पेमेंट पे टैक्स है, समझ में आ रहा है? ये देखो, इन्वेस्टर एग्जेम्प्टेड फ्रॉम द टैक्स ऑफ इंटरेस्ट पेमेंट बट डिविडेंड इज टैक्सेबल। ये दोनों, ये स्टेटमेंट गलत है। समझ में आ गया आपको कि नहीं? तो यहां पे क्या होगा, क्योंकि पहले ही गलत हो गया, वैसे ही तो पहले ही गलत हो गया, तो इसका आंसर जो हो जाएगा वो डी हो जाएगा। अच्छा सवाल है ये। अच्छा, यहां देखिए, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। स्टेटमेंट 1 देखिए, पोस्ट पेंडेमिक रिसेंट पास्ट मेनी सेंट्रल बैंक वर्ल्ड वाइड हैड कैरिड आउट इंटरेस्ट रेट हाइक्स। बिल्कुल सही बात है, हम पहले 4% पे चल रहे थे, अभी 6% पे कर दिए। ठीक है, 100% सही है। दूसरा, ऐसा इसलिए क्यों किया गया है क्योंकि पोस्ट ड्यूरिंग द पेंडेमिक्स हमारा इंटरेस्ट रेट बहुत कम था, तो बहुत पैसा इन्फ्यूज हुआ मार्केट में, इन्फ्लेशन बढ़ गया, इसके वजह से उसे कम करने के लिए जो है वो सारे के सारे इंटरेस्ट रेट हाइक किए गए। दोनों ही स्टेटमेंट सही है और एक्सप्लेनेशन भी सही है इसका आंसर ये होगा। बहुत अच्छा सवाल है ये। अगेन इट्स अ वेरी ड्यूबियस क्वेश्चन, वेरी वेरी ड्यूबियस। कार्बन मार्केट्स आर लाइकली टू बी वन ऑफ द मोस्ट वाइड स्प्रेड टूल इन द फाइट अगेंस्ट क्लाइमेट चेंज। ये स्टेटमेंट सही है। कार्बन मार्केट ये होता है कि मान लीजिए कि आपको एक टारगेट दिया गया कि आपको इतने ही कार्बन डाइऑक्साइड इमिट करना है, लेकिन आपने ज़्यादा कर दिया या कम कर दिया। तो अगर आपने कम किया तो उस टारगेट का आप कार्बन सर्टिफिकेट इशू करके आप जो है उसको ट्रेड कर सकते हैं। समझ में आ गया आपको? तो ये तो मेरे को समझ में आया, ये तो 100% सही है। इससे क्या हो सकता है, दुनिया में कार्बन क्रेडिट, क्योटो प्रोटोकॉल सब इसी पे चलता है। तो पहला स्टेटमेंट में तो कोई डाउट ही नहीं है। पर सेकंड क्या है, कार्बन मार्केट ट्रांसफर रिसोर्सेज फ्रॉम प्राइवेट, उल्टा लिखा है यार, फ्रॉम स्टेट टू प्राइवेट सेक्टर होगा, ये उल्टा लिखा है। समझ माना, जितनी मेरी समझ है ना? तो यहां पर सर जी मेरे हिसाब से इसका आंसर सी होना चाहिए। ठीक है, अब लेट्स सी यूपीएससी क्या देखता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। स्टेरलाइजेशन, उस दिन मैंने नाइट में ऐसे बात करा था बच्चों से, मैंने पूछा भी था, ये ओमो का एक स्केल है सर। उस स्टेरलाइजेशन में क्या होता है, बहुत ज़्यादा फॉरेन करेंसी वगैरह आ जाती है, तो उसको हम लोग उसे पैसा खींचने का काम करते हैं विद द सेल एंड परचेज ऑफ दी गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़। बहुत इजी सवाल यूपीएससी ने इकोनॉमी में इस बार पूछा है, कुछ एक आध तो, ये तो बहुत ही आसान है। देखो, सिक्योरिटी मार्केट दो तरह के होते हैं, एक होता है आपको मनी मार्केट, दूसरा होता है कैपिटल मार्केट। एक साल के टीन्योर से कम जो बात करते हैं वो मनी मार्केट है, जैसे कि आपका कॉल मनी मार्केट, ट्रेजरी बिल, ये सब मनी मार्केट है। ठीक है, लेकिन एक साल से ज़्यादा जो होता है वो सब कैपिटल मार्केट होते हैं, उसमें गवर्नमेंट बॉन्ड और स्टॉक मार्केट आता है। इसका आंसर भी होगा। ठीक है, बात समझे? ठीक है, तो ये इजी क्वेश्चन था यूपीएससी की तरफ से, आपको फ्री का गोलगप्पा दिया गया था, खा लो। अरे ये एक्चुअली स्मॉल फार्मर लार्ज फील्ड जो है ये कोऑपरेटिव स्कीम है, कोऑपरेटिव मार्केट है। समझ में आ रहा है? इसका आंसर भी होगा कि मैनी मार्जिनल, इसमें होता है कि मार्जिनल फार्मर अपने अपने लैंड को जोड़ लें और उसके बाद क्या करें, उसको बेच दें। समझे बात हो कि नहीं? उस पर प्रोड्यूस करें और उसके बाद बेचें और लोन भी मिलने में उनको आसानी हो जाएगी। इसका आंसर भी होगा। सिंपल क्वेश्चन है। ठीक है, इसमें ज़्यादा दिमाग लाने की जरूरत नहीं। ठीक, अब बहुत अच्छा सवाल इन्होंने बोला है कि सर जी नाइजर सीड्स। अच्छा, मैं ये पता है, मैं सोचा था कि इस बार मैं पढ़ाऊंगा मेंस के लिए। डाउन टू अर्थ में एक आर्टिकल आया नाइजर सीड्स के बारे में कि वाई द प्रोडक्शन ऑफ नाइजर सीड्स इज डिक्लाइनिंग। मैंने सोचा है, मैंने टारगेट्स बनाए हैं उसको, क्योंकि मेंस में इस पर करूँगा। इन्होंने प्री में ही पूछ लिया। नाइजर सीड्स जो होते हैं वो तिल का तेल है,
समझे बातों की नहीं? तो सर जी इस 14 खरीफ क्रॉप में से नाइजर सीड्स भी एक ऐसा सीड है जिसके लिए आपको जो है एमएसपी दिया जाता है, और ये ट्राइबल पीपल इससे तेल बनाते हैं। इसका आंसर ऑल 3 होगा, डी सी होगा इसका आंसर। नहीं, ये 14 खरीफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 14 खरीफ क्रॉप में से एक इस पे देती है। गवर्नमेंट डॉक्यूमेंट में वो जो खरीफ क्रॉप के लिस्ट में 14 लोगों को एमएसपी दिया जाता है, उसमें ये भी है। देखा हो, अगर तुमने देखा हो उसको तो। हाँ हाँ, जैसे चावल जो है इट्स अ खरीफ क्रॉप, लेकिन साउथ इंडिया में तो एज अ रबी भी ग्रो किया जाता है, तो हम क्या बोले उसे बताओ? वही बोलेंगे ना। अच्छा, अब ये देखो अगेन इन्फो मुफ्त का नंबर, ये मुफ्त का नंबर है। ये सब ऐसे सवालों को एकदम लो हैंगिंग फ्रूट्स हैं। सर जी इन्वेंट्री कतई पॉसिबल नहीं है, समझे बातों की नहीं? इंटेलेक्चुअल और ब्रांड रिकॉग्निशन बिल्कुल पॉसिबल है। अच्छा, ये होता है ना, ये वो वाले हैं मोबाइल नंबर, मेल, वो ऐड वाली कंपनी रखते हैं ना अपने अंदर ताकि एडवर्टीजमेंट वगैरह कर पाएँ। ये सब तीनों के तीनों जो होता है ना सर जी, ये आते हैं आपको इंटेंजिबल इन्वेस्टमेंट में। इसका आंसर सी होगा, ओनली 3। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। अच्छा, मुझे अभी तक ऐसा कभी भी नहीं लगा कि मुझे एलिमिनेशन की ज़रूरत है। मैं आपको बताऊंगा अभी कि यूपीएससी ने किया एग्जैक्टली क्या है आपके साथ। ठीक है, अगेन इट्स अ वेरी सिंपल। मैंने तो कई बार आपको बोला भी कि आप 15 फाइनेंस कमीशन में वो 5 मैंने रटवाए भी थे बच्चों को, है ना? तो इन्होंने बहुत ही ईजी आपको दे दिया। डेमोग्राफिक परफॉर्मेंस, इसका फॉरेस्ट एंड इकोलॉजी एंड टैक्स एंड फिस्कल एफर्ट, ये दोनों है ही नहीं। इसके अंदर 1 to 5 होंगे, और उन्होंने बोल भी दिया कि बताइए इनमें से कौन कौन से होंगे अदर दैन पॉपुलेशन। तो आपको कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, बी है, इसको मैंने हटवाया भी था, परसेंटेज सहित आपको याद होना चाहिए था। क्यों सर, बताया कि नहीं है मैडम? FRBM ये सब मैंने बता रखा है, मेरे को मत बोलिएगा आप लोग। सर ये देखिए सर, इससे पता नहीं कैसा सवाल है ये, मैं पढ़ा इसको, ये चारों ही सही हैं। ऐसे एक्सप्लिसिटली तो नहीं लिखा हुआ है, पर अर्बन डेवलपमेंट करके लिखा हुआ है। तो अफोर्डेबल हाउसिंग, मास रैपिड ट्रांसपोर्ट, रिन्यूएबल एनर्जी सब आ जाएगा, और हेल्थ केयर एक्सप्लिसिटली मेंशन है। तो ये चारों ही सही होने चाहिए, डी। ठीक, ओह बहुत टफ सवाल भाई। ये मैं लिटरली बताऊं, मैं इस सवाल को सही कर लिया, पर ये इतना टफ होगा मुझे पता नहीं था। कहने का मतलब मैंने वही सोचा है कि ये नहीं होगा। ठीक है, देखो कैसे हुआ। यूपी पीसीएस में एक रैंक होती है होम गार्ड्स की, जो स्टेट गवर्नमेंट के अंदर आता है। इन्होंने सवाल पूछ दिया कि होम गार्ड्स आर रेज्ड अंडर दी होम गार्ड्स एक्ट, बिल्कुल सही, एंड रूल्स ऑफ स्टेट गवर्नमेंट एंड ड्यूटीज। समझ में आ गया? तो ये स्टेटमेंट गलत है। रोल ऑफ द होम गार्ड्स एक्सिलरी सर्विस, ये तो इजी क्वेश्चन हो गया। और कुछ स्टेट सही में बॉर्डर विंग मैनेजमेंट का काम करते, तो दोनों ही स्टेटमेंट सही है, इसका आंसर बी होगा। समझ में आ रहा है? 2 और 3 सही है, इसका आंसर बी होगा। ठीक, अगेन इज थोड़ा टफ क्वेश्चन है ये। अब इसमें कुछ लोग कुछ और बोल रहे हैं, लेकिन मेरे ख्याल से इसका आंसर जो होना चाहिए ना, केवल 3rd होना चाहिए, क्योंकि अनऑथराइज्ड वियरिंग इन पुलिस एंड मिलिट्री एक्ट पुलिस एक्ट के तहत आता है, और मिलिट्री का आर्मी एक्ट के तहत आता है। नोइंगली मिसलीडिंग द इंफॉर्मेशन जो होता है ना, वो ऑफिशियल सीक्रेट्स एक्ट के अंदर आता है, और सेलिब्रेटरी गन फायर जो आर्म्स एक्ट के अंदर। तो मेरे ख्याल से इसका केवल 3 ओनली होगा। इसका आंसर मेरे ख्याल से ओनली 1 होना चाहिए, ए। ठीक, नहीं दूसरे लोग मैंने देखा नहीं है, लेकिन कुछ लोग इस पे पहले वाले में डाउट कर सकते हैं कि पहले वो बोल दे कि नहीं ऐसा है कि अनऑथराइज्ड वेयरिंग जो है वो ये वाला मिसलीडिंग इंफॉर्मेशन एविडेंस एक्ट इसके अंदर आ सकता है, लेकिन मेरे ख्याल से इसका आंसर 3 ओनली होना चाहिए, मेरे ख्याल से। मतलब कुछ लोग बोल रहे हैं तो नन होगा? हाँ, नहीं नन नहीं होगा, 2 ओनली होगा। हाँ, 3 तो होगा ही होगा। ठीक है, अच्छा, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, ये इजी क्वेश्चन है, याद है आपको, मैंने ये बीटी में दिया था, आप लोगों ने सभी लोगों ने मुझे मना कर दिया था कि सर ये थोड़े से नोन जगह दीजिए, ये दीजिए, फलाना दीजिए, ढिमाका दीजिए। सर में समझ में आ रहा है सर? ये सर जी जो है कीबू और इतूरी, ये कहाँ का है? हाँ बताइए कहाँ का है? हाँ, नगोर्नो वाला जो है अर्मीनिया अजरबैजान है। हाँ, ये जो खिरसन वाला है ये यूक्रेन का रशिया वाला लड़ाई है, और कीवी मुझे बताना क्या है। ये तीनों गलत हैं। इसका आंसर क्या है?
तीनों ही गलत हैं, ये डी इसका नन होगा इसका आंसर। इसीलिए कहता हूं कि तुम लोग जब हमको बार बार मना करते थे कि सर बीटी इतना टफ मत दीजिए, समझ में आया कुछ है सर? जो बोला जाता है कि बीटी जो है इतना टफ मत दीजिए, इतना टफ मत दीजिए, अब कुछ समझ में आया? हाँ, उसके अंदर छोटा लग रहा है। हाँ, समझ में आ रहा? मैं तुम ही लोगों ने कहा था, तुमने इजी करना शुरू कर दिया, वरना भाई मैं तो टफ से टफ करता चला जाता। इजराइल हैज एस्टैब्लिश्ड डिप्लोमेटिक रिलेशन विद सम अरब स्टेट्स, सही है। द अरब पीस इनिशिएटिव, वाकई में अरब लीग और इजराइल ने साइन किया था, मध्यस्थक सऊदी अरबिया की थी। पर इट्स अ वेरी डिफिकल्ट क्वेश्चन व्हेन इट कम्स टू वेदर द सेकंड स्टेटमेंट इज द डायरेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ वन और नॉट। क्या अरब पीस इनिशिएटिव ने डिप्लोमेटिक रिलेशनशिप एस्टैब्लिश करने की कोशिश किया, उसकी वजह से हुआ? वो होना तो चाहिए, मेरे ख्याल से इसका आंसर ए होना चाहिए, ठीक है। लेकिन अगर कोई बी दे दे तो अलग बात है। मेरे ख्याल से इसका आंसर ए होना चाहिए, ठीक है। मेरे ख्याल से इसका आंसर ए होना चाहिए। डिप्लोमेटिक वैसे रिलेशन जो है वो अब्राहम अकॉर्ड ने भी इस्टेब्लिश करने की कोशिश किया है, तो ये इसके बाद आया है अब्राहम अकॉर्ड, तो हो सकता है कुछ लोग उस वजह से गलत कर दें, पर चांसेस हैं कि इसका ए हो जाए आंसर। अगर बी हो जाए तो कोई गलत नहीं है, ठीक है। सर जी, मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड जो है वो वाकई स्पेक्टेकुलर एंड आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस होता है पिछले 4 साल में, ठीक है। अच्छा, लाइफ टाइम अचीवमेंट जो होता है वो मेजर ध्यानचंद अवार्ड है, 2 अवार्ड है, मेजर ध्यानचंद खेल रत्न और मेजर ध्यानचंद, समझ रहे हो बात हो कि नहीं? तो पहला वाला तो सही है, अर्जुना अवार्ड ये नहीं है। अच्छा, द्रोणाचार्य वाकई कोच को मिलता है। राष्ट्रीय खेल प्रोत्साहन जो होता है वो कोई ऐसा प्राइवेट सेक्टर वगैरह अगर स्पोर्ट्स को बढ़ाता है ना तो उसके लिए मिलता है। तो इसका आंसर 1 और 2, 3 होगा, मतलब 2 ऑप्शन सही होगा। इसका आंसर बी होगा। अच्छा, ये एक बहुत अच्छा सवाल है। ये क्वेश्चन आने के चांसेस थे क्योंकि ये इंडिया में पहली बार हुआ था, चेस ओलंपियाड। समझे बात होगी नहीं? थंबी था, थंबी मतलब होता है भाई, थंबी भाई होता है ना, भाईचारा बढ़ाने का। पर प्रॉब्लम ये है कि उन्होंने इसको उल्टा कर दिया। जो विमेन के लिए होता है वो होता है वीरा मेंचिक कप, और ओपन के लिए जो होता है वो होता है हैमिल्टन रसेल कप। तो ये उल्टा कर दिया इन्होंने, तो इसका आंसर ओनली 2 होगा, बी इसका आंसर होगा। समझे बात को? है अब सर ये इन्होंने जो है ना, अब एक तो पता होगा आपका, डोनबास रीजन यूक्रेन में है, बाकी नहीं मालूम होगा। देखो ये यूक्रेन में है डोनबास। कच्चिन जो है वो आपका उसमें है, म्यांमार में है, और तिग्रे जो है यूथोपिया में है। तो ये तीनों ही गलत है, तीनों ही गलत है, तो इसका आंसर नन होगा, नन होगा। अब इन्होंने बोला चाड, गिनी, माली एंड सूडान। यार अब इससे इजी क्वेश्चन क्या ही देगा यूपीएससी। इसका आंसर होगा सक्सेसफुल कू। ठीक है, कू होगा। अब ये अगेन फ्री का नंबर, फ्री का नंबर बोला है विच ऑफ द फॉलोइंग हैवी इंडस्ट्री ग्रीन हाइड्रोजन किस पे एक्सपेक्ट करता है कि डिकार्बोनाइज कर देगा? आपका आंसर क्या होना चाहिए? ये फ्री के नंबर है ना, ये क्या हो गया? ऑल 3 हो जाएगा, इसका आंसर सी होगा। ये सब फ्री के नंबर है, लूटो। ये भी फ्री का नंबर दिया इन्होंने आपको। फाइनेंस मिनिस्टर और सेंट्रल बैंक गवर्नर ने शुरू किया था G7 करके, बाद में G20 में कन्वर्ट हो गया। डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर तो है, इस दोनों ही सही हैं, दोनों ही सही हैं। सी इसका आंसर है। अच्छा, ये लोग जो हैं अलेक्जेंडर रिया, A.H. लॉगहर्स्ट, रॉबर्ट स्विवल, ये आर्कोलॉजिस्ट हैं, ये हैं ये।
यार ये अगेन वेरी वेरी इजी क्वेश्चन, आई हैव डिस्कस्ड इट मेनी टाइम्स। बासनगर गरुड़ पिलर के लिए है, जो कि भगवतिज्म के लिए है, सेवाइट के लिए नहीं है। ठीक, ये गलत हो गया। बाकी भाजा बुद्धिस्ट के सित्तन वसल तो मैंने कई बार बोला ही है, दोनों दोनों सही हैं। हाँ बिल्कुल। ये हो गया आपका क्या, इन्होंने बी दे दिया। अगेन इट्स अ वेरी इजी क्वेश्चन, अगर तुम्हें नहीं भी पता होगा तो भी कर सकते हो। हैंडलूम वाला, हाँ दोनों ही स्टेटमेंट सही हैं और करेक्ट एक्सप्लेनेशन है। 7 अगस्त है और 7 अगस्त को ही स्वदेशी मूवमेंट चालू हुआ था, तो दोनों ही स्टेटमेंट सही है, इसका रियल एक्सप्लेनेशन भी है, ये इसका आंसर है। अगेन टफ क्वेश्चन, लेकिन मैंने डिस्कस किया था नेशनल फ्लैग, मैंने कहा था ना पूछ सकता है, क्योंकि बहुत सारा पूरा फ्लैग कोड ही निकाल दिया था। थोड़ा सा भी ध्यान देते तो 900 इंटू 600 है। हाँ तो मैं बोलना चाहता हूँ, कम से कम 10-12 स्टैंडर्ड साइज में कहीं पर भी 600-400 नहीं है, 900-600 है। मैं खुद चेक किया पर्सनली, तो इन्होंने कहीं पर भी 900-600 नहीं है। सारे हाँ वही, वो तो उन्होंने गलती की ना, उन्होंने आपको कहा है रटिए, क्योंकि वो देखो मैंने सवाल ही इससे इस बार आपको पढ़ाया था फ्लैग कोड, ये मुझे मालूम था सवाल तो आना है, क्योंकि न्यू चेंजेस आए थे 2 चेंजेस, पर ये बेतुका था सवाल था, तो पहला गलत हो गया इसका, दूसरा सही है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, इनकरेक्ट। एक बात मैं बता सकता हूं, ये वो असर्शन रीजन वो वाले सवाल थे, ये असर्शन रीजन वाले वो सवाल थे जो कि अगर डी इसका आंसर होगा, क्वेश्चन नंबर 64। हाँ, अच्छा इसमें असर्शन रीजन में एक बात बहुत बढ़िया था, अगर एक भी क्वेश्चन गलत पकड़ लिया ना तो आंसर डायरेक्ट आना है। एक स्टेटमेंट पे आ रहा था, वो एक स्टेटमेंट जहां होता था ना, हाँ। अच्छा इन्होंने ऐसा भी नहीं कि बहुत कंफ्यूज किया है इस टॉपिक को लेकर असर्शन रीजनिंग में। अच्छा ये बहुत बेतुका, फ्री का नंबर 26 नवंबर 1949 को कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली जो होगी वो ड्राफ्टिंग कमेटी स्टैब्लिश करेंगे, मतलब ये फ्री का नंबर है ना, ये मैं कह रहा हूं आपको, ये दूसरा गलत है, पहला सही है। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, सीधा आ जाएगा आपका स्टेटमेंट सी, इसका आंसर हो जाएगा, है ना। इन्होंने दिए हैं, ऐसा नहीं है, लॉन्ग हैंगिंग फ्रूट है इनके पास अच्छे खासे। अच्छा ये भी फ्री का सवाल, भैया स्विट्जरलैंड अगर सेकंड लार्जेस्ट गोल्ड रिजर्व वाला कंट्री होता तो आपको पता होता, 6वें 7वें नंबर पे, हालांकि एक्सपोर्ट करता है ये, तो ये गलत है, इसका आंसर सी हो जाएगा, इनकरेक्ट, सी इनकरेक्ट हो जाएगा। अब यार ये एक बेतुका सवाल, अगेन सिरदर्दी। रिसेंटली द यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका एंड 2021 है इनके हिसाब से, रिसेंटली चल रहा है, यूरोपियन यूनियन जो है हैव लॉन्च द ट्रेड एंड टेक्नोलॉजी काउंसिल, भाई मैं मान गया इसकी बात। अब यूएसए एंड ईयू क्लेम दैट दो दिस दे आर ट्राइंग टू ब्रिंग टेक्नोलॉजिकल प्रोग्रेस एंड फिजिकल प्रोडक्टिविटी अंडर देयर कंट्रोल, सही लग रहा है यार, कुछ है ही नहीं इसमें। ये एक स्टेटमेंट जो है ना, ये दिस इज प्रॉब्लमेटिक, बोला है कि फिजिकल प्रोडक्टिविटी अंडर देयर कंट्रोल। अब ये किस तरीके से इंटरप्रिटेशन होगा वो तो पता नहीं, लेकिन इसका आंसर ए और सी में होवर कर सकता है। ठीक है, फिलहाल इसको ए की तरफ मानो तुम, ए और सी में होवर कर सकता है। ठीक है, ये एक जो प्रॉब्लमेटिक एस्पेक्ट है, इसको मैं एक बार रिकन्फर्म करूंगा, अभी तो मैं 5 घंटे से लगा हुआ था खुद सॉल्व करने में, और उसमें हाँ बहुत सारे हैं। अच्छा ये एक बेतुका सवाल है, अगर फ्री का मार्क्स है आपका, 3.2% नहीं है वर्ल्ड एक्सपोर्ट का शेयर, 1% भी नहीं है, 1 पॉइंट समथिंग है। गुड्स का बोला इन्होंने, 2-2.5% तो 3.5% तो इनका टारगेट है सर, 3.2% का गुड्स का वो भी बोल दिया, आपसे सीधे एक्सपोर्ट बोलता तो कोई बात भी होता। ठीक है, तो पहले ही गलत हो गया इनका, है ना सर। तो जैसे इनका पहला गलत हो गया तो इसका आंसर सीधे डी आ गया। ये फ्री का नंबर था आपका, ये आपने गलत किया है तो मतलब सीरियस प्रॉब्लमेटिक एस्पेक्ट है आप।
अच्छा, स्टेबिलिटी एंड ग्रोथ पैक्ट। अब ये सर जानते क्या है, ये पहले एक मैस्कराइड टीटी थी हुआ करता था, उसमें 3% का गोल जो ये फिस्कल डेफिसिट का था ना जीडीपी के कंपैरिजन में, उसी का फॉरवर्ड था। ये केवल फिस्कल पॉलिसी देखता है, समझ में आ रहा, केवल फिस्कल पॉलिसी देखता है। इसका केवल 1 सही होगा, दूसरा और तीसरा गलत होगा, इसका ओनली 1 होगा, ए इसका आंसर होगा। मैंने बहुत चेक किया पर मुझे यही मिला। अच्छा, ये एक सवाल देखो, ये यूनाइटेड नेशंस हैव अडॉप्टेड, यार ये सवाल पता नहीं मेरे से दर्द कर रहा है, बहुत जगह पे मैंने देखा इसको। यार देखो, मेरा आत्मा ये कहता है, दिमाग लगा बिना, अगर थोड़ा कम दिमाग लगाएं तो ये कहता है कि जो ऑब्जेक्टिव्स ऑफ द कमिटमेंट ऑफ जीवन बाइंडिंग, ये तो गलत है, बाइंडिंग नहीं है, ठीक, ये तो गलत है, बाइंडिंग नहीं है, ये मुझे मिल गया है, ये भी गलत है। ये इंटरनली डिस्प्लेस्ड पीपल ऑल्सो इट्स ऑब्जेक्टिव नहीं है, ये इंटरनेशनल माइग्रेशन को देखता है, इंटरनल नहीं देख रहा है, ठीक है, तो ये 2 गलत। अब पहले में प्रॉब्लम है क्या, ऑल द कंट्रीज हैव ऑफ द यूनियन हैव अडॉप्टेड दिस, ये मुझे भी गलत लग रहा है। हाँ, ये फर्स्ट एवर मान लूंगा मैं, लेकिन मेरे को प्रॉब्लम ऑल द कंट्रीज पर। पहली बात तो यूएन की सारी कंट्री नहीं, 164 कंट्रीज हैं जिन्होंने इसको अडॉप्ट किया है, तो मेरे हिसाब से इसका आंसर डी होना चाहिए। लेकिन कुछ लोग अक्लमंद हो सकते हैं उन्हें 1 ओनली लग जाए, ठीक है, तो मेरे हिसाब से इसका आंसर डी होना चाहिए। अगेन ये तो पता ही था, या तो ब्लैक सी पूछना था या फिर यूक्रेन पूछना था। इसमें सर जी बुल्गारिया हो नहीं सकता, चेक रिपब्लिक हो नहीं सकता, लातविया एस्टोनिया लिथुआनिया हो नहीं सकता, हंगरी और रोमानिया था, ओनली 2 होगा, 20 का आंसर होगा। बहुत टिपिकल क्वेश्चन, ये तो मेरा ऑप्शनल है इसीलिए मैंने बता दिया, बहुत। हाँ, मैं बताता हूँ कैसे इस सवाल को कर सकते थे। 10 गुना तो ज़्यादा हो गया, 60% ही कम होता है, मतलब 40% ज़्यादा होता है, तो ये तो गलत स्टेटमेंट है। इंफ्रारेड रेज कॉन्स्टिट्यूट 1/3 ऑफ द इंसोलेशन, समझ में आ रहा है आपको। देखो कैसे कर सकते थे, इंफ्रारेड जो है, इंफ्रारेड वेव्स जो है पार्ट ऑफ द विजिबल, गलत है। अल्ट्रा वायलेट टू इंफ्रारेड होता है, उसके बीच में होता है, तो ये भी गलत है। तो हमारे पास मजबूरी हो जाता है कि इंफ्रारेड जो होता है लार्जली अब्जॉर्ब बाय द वाटर वेपर, और जो अल्ट्रा वायलेट होता है वो लार्जली बाय ओजोन होता है, तो इसका आंसर सी होगा। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट है, ये तो इजी है, हमने डिस्कस भी किया है कि ये तो नहीं होता रिच, और ये मॉइस्चर ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट जो होता है, जब यही नहीं गलत है तो फिर इसका आंसर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। इस बार यूपी पीसीएस के बहुत सारे क्वेश्चन रिपीट हुए हैं, ये यूपी पीसीएस में पूछा है इन्होंने, समझे। मुझे ऐसा लग रहा है जैसे यूपी पीसीएस और यूपीएससी का पेपर बनाने वाला एक आदमी है, बिल्कुल 100% क्वेश्चन बहुत सारे रिपीट हुए हैं यूपी पीसीएस वाले। हाँ, उनको 2-3 क्वेश्चन मिला ही है। उनमें इन्होंने वाइस प्रेसिडेंट का पूछा था यूपी पीसीएस में कि इनवैलिड हो जाता है, इसमें प्रेसिडेंट पूछ दिया, समझे बात हो कि नहीं। अच्छा, द टेम्परेचर कॉन्ट्रास्ट, ये दोनों स्टेटमेंट सही है और एक्सप्लेनेशन भी है, ये वही वाला है। स्पेसिफिक हीट ऑफ वाटर जो होता है, एमएस डेल्टा टी होता है ना, एमएस डेल्टा टी, अगर एस ज़्यादा होगा डेल्टा टी कम होगा, यानी कि पानी जल्दी गर्म नहीं होगा, जल्दी ठंडा भी नहीं होगा। ए इसका आंसर होगा। हाँ हाँ, बस ये अगेन वेरी सिंपल क्वेश्चन, टिपिकल वाला, ये मैंने पढ़ाया भी है। तो पी लॉन्गिट्यूडनल होते हैं, एस ट्रांसवर्स होते हैं, पी वेव फास्टर होते हैं एस से, तो दोनों ही स्टेटमेंट सही है, समझ में आ रहा है आपको कि नहीं, और इसका आंसर सी होगा। अब यार ये मुझे यार मेरे सिरदर्दी का, मेरे को हेडेक कर रहा है ये। देखो प्रॉब्लम क्या है, कोल बेस्ड थर्मल पावर प्लांट इन इंडिया कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, नन ऑफ देम यूजेस सी वाटर, नन ऑफ देम इज सेटअप इन द वाटर स्टैटिस्टिक, नन ऑफ देम आर प्राइवेटली ओन्ड, ये स्टेटमेंट सही है, ठीक। नन ऑफ देम इज सेटअप इन द वाटर स्टैटिस्टिक, ये स्टेटमेंट गलत है, क्योंकि मैंने खुद देखा है कि 40% ऐसे एक रिपोर्ट है डाउन टू अर्थ का ही, उन्होंने बोला है कि 40% ऑफ दी जो थर्मल पावर प्लांट है कोल बेस्ड, वो आपके वाटर स्ट्रेस एरिया में है, डिस्ट्रिक्ट्स में है।
और नन ऑफ देम यूजेज सॉल्ट वाटर। अब ये अंडर रिसर्च है, अभी MNIT का एक रिपोर्ट है, उन्होंने कहा आप कर सकते हैं, तो ये स्टेटमेंट सही है। तो ये स्टेटमेंट सही लग रहा है, ये स्टेटमेंट जो है वो गलत लग रहा है, ये स्टेटमेंट सही लग रहा है, तो इसका टू ओनली भी हो सकता है। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। ठीक, समझ रहे हो बात? तो इसका टू ओनली स्टेटमेंट भी हो सकता है, इसको कुछ लोग नन भी कह सकते हैं। तो मेरे ख्याल से जितना मैं समझ पाया हूं, इसका आंसर टू ओनली होना चाहिए, लेकिन अगेन इट्स अ डिस्प्यूटेड क्वेश्चन। नहीं है, ये तो मैंने देख ही लिया है, ये क्रिटिसिज्म भी है कि कोई थर्मल पाइवट नहीं है। अच्छा, ये वल्बाचिया जो है ये मच्छर में डाल देते हैं, तो ये एजिस इजिप्टी में डाल रहे हैं, तो इससे फैल नहीं रहा ये वायरल डिजीज वगैरह सब। ठीक है, डेंगू वगैरह नहीं होगा। अगेन इट्स अ सिंपल क्वेश्चन। जो ग्राउंड बसाल्ट रॉक अगर डाल देंगे तो कार्बन डाइऑक्साइड सिक्वेस्ट हो जाएगा, अगर लाइम डाल देंगे तो कैल्शियम कार्बोनेट हो जाएगा, सिक्वेस्टेशन हो जाएगा, और अगर आपने डायरेक्ट मतलब कैप्चर करके डाल दिया तो इसका आंसर सिंपल है, ऑल थ्री होगा, सी इसका आंसर होगा। सर एरियल मेटाजेनेटिक्स, सर अगेन बहुत तगड़ा है, लेकिन इसमें क्या है, फंडा क्या है कि नॉर्मली हम लोग वाटर और लैंड से सैंपल कलेक्ट करके जीनोमिक्स की स्टडी करते थे। अब इन्होंने उसमें होता क्या था कि कई बार ऐसे भी जीनोमिक्स होते थे जिसमें एयर में होता था, हम लोग उसको स्टडी नहीं कर सकते थे, तो इस वजह से ये आया एरियल मेटाजेनोमिक्स। इसका आंसर ए होगा, कलेक्टिंग डीएनए सैंपल फ्रॉम एयर इन अ हैबिटेट एट वन गो। समझ में आ रहा है? ये ए होगा इसका आंसर। अच्छा, मैक्रोसैटेलाइटिक डीएनए, अगेन इट्स थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड सवाल, समझ में आ रहा है? मेरे ख्याल से स्टडिंग द इवोल्यूशनरी रिलेशंस अमॉन्ग वेरियस स्पीसीज, ये होना चाहिए। ये होता क्या है ना कि जब आप सीक्वेंसिंग करते हैं ना, तो 4-5 स्टैंड ऑफ बेस पेयर्स जो होते हैं वो कॉमन होते हैं। समझ में आ रहा है आपको? तो इसीलिए ए इसके होने के चांसेस हैं। सर ये एक बहुत विचित्र सा सवाल है। देखिए, जननी सुरक्षा योजना में इट इज अ सेफ मदरहुड इंटरवेंशन ऑफ द नेशनल रूरल लाइवलीहुड मिशन, तो ये गलत है, नेशनल रूरल हेल्थ मिशन। ठीक है, अच्छा, नियोनेटल, और हालांकि इन्फेंट है तो नियोनेटल उसका पार्ट है, तो ये सही स्टेटमेंट हो जाएगा। प्रोमोट इंस्टीट्यूशनल डिलीवरी, ये भी सही है। ये जो प्रोवाइडिंग हेल्थ फैसिलिटी टू द सिक चिल्ड्रन है, ये जननी शिशु सुरक्षा है, तो ये गलत है, इसका केवल 2 ही होगा। ठीक है, और ये मैंने बहुत मेहनत किया है इसके ऊपर ढूंढने में, तो ये सही है, इसका आंसर बी होगा, ये मैं कन्फर्म हूँ। इसके बाद क्या है, एनीमिया मुक्त भारत। अब सर जी ये बताइए, एनीमिया दूर कर रहे हैं और आप कैल्शियम डाल रहे हैं सप्लीमेंट में, आयरन सप्लीमेंट होगा ना, एनीमिया ब्लड की कमी है, आयरन बढ़ाओगे तो ही तो ब्लड बढ़ेगा, तो ये तो बेतुका सा लग रहा है हमें। हाँ, ये डिलेड कॉर्ड कैंपिंग, पीरियोडिक डीवॉर्मिंग, नॉन न्यूट्रिशनल कॉजेज, एनीमिया, एंडेमिक पॉकेट्स, ये तीनों सही हैं। ये आपका आ जाएगा ओनली 3, सी। ठीक, अच्छा, ये इन्होंने कार्बन फाइबर का आसान सा सवाल पूछ लिया आपसे, ये फ्री का नंबर है। ये बायोडिग्रेडेबल होता है यार, कैन नॉट बी रिसाइकल्ड, ये गलत है। इट कैन बी रिसाइकल्ड, इवन प्लास्टिक कैन बी रिसाइकल्ड, तो ये पहला स्टेटमेंट सही है, कार्बन फाइबर्स ए इसका स्टेटमेंट होगा। इस बार पेपर में 1 और 1-2 वाले क्वेश्चन तरस गए हम लोग हैं। ठीक है, अच्छा, ये जो है ना, ये एक्सीलरेटर का बेनिफिट बताया है। जैसे हम लोग देखते हैं कि क्रैश कोलिजन हो रहा होता है, एयर बैग्स जब हम लोग गाड़ी चलाते तो तुरंत रोकते हैं, तो वो एक एक्सीलरेटर होता है, एक डिवाइस, जिसकी मदद से, ये जो आपके नीचे लिखा हुआ है एक्सीलरोमीटर, जिसकी मदद से वो एयर बैग खुलता है। लैपटॉप अगर नीचे हो रहा होगा तो वो शट डाउन हो जाएगा। आपका टिल्टिंग वगैरह जो होता है मोबाइल का, जब आप पोर्ट्रेट मोड, हाँ, जैसे ये हमने किया, तो हमने उसको जब ऐसे किया तो उस ये बिकॉज ऑफ द एक्सेलरेशन जो मूवमेंट कर रहे हैं, तो इसके अंदर एक्सेलरो मीटर लगा रहता है जो इसको टिल्ट करने में मदद करता है। यार ये सही स्टेटमेंट है। ठीक है, इन्होंने क्या किया है, हाँ, जायरोस्कोप डायरेक्शन बताता है, जायरोस्कोप जो है वो डायरेक्शन बताएगा।
एक्सेलरेशन जो स्पीड बताएगा, जिस जिस एक्सिस जिस जिस डायरेक्शन में तुम रखी हो वो तो फिक्स्ड है ना, तुमने उसको मूव किया तो उसको उसने उस मोशन को रिकॉग्नाइज कर लिया तो वो टिल्ट कर देगा। ये आंसर D3 है, सी है। तुम्हें पता था साइंस के सवाल में जल्दी नहीं गलत करते। बायोफिल्टर के काम में तीनों ही है सर, प्रोवाइड वेस्ट ट्रीटमेंट, रिमूवल, एनीटन फूड, ये तीनों ही है स्टेटमेंट है बायो एक्यूमुलेटर में, ठीक है। तो सर कोई मतलब ही नहीं है इस चीज़ का, ठीक। तो ये तीनों ही स्टेटमेंट हो गए, तो इसका मतलब हो गया कि ऑल 3 हो गया ये सर। अच्छा अभी क्या है ये सर, ये सवाल देखिए। अब नेबुला जो है वो गैस है, गैस का गोला है। नेबुला हाइपोथेसिस हम लोगों ने पढ़ा था। तो डेफिनेटली ये वाला ऑप्शन है, ठीक है। तो ये पेयर तो मैच नहीं है, ठीक। समझ रहे हो बातों की नहीं है, सही बोल रहा हूं, है ना। तो या इसका मतलब कि सेफिलिट भी मैच नहीं है, नहीं है ना, सिफिट्स नहीं है, सिफिट्स स्टार भी नहीं है, मैच है ना। अब पल्सर है सर, पल्सर इज द न्यूट्रॉन स्टार दैट इज फॉर्म्ड ऑफ द मैसिव स्टार रन आउट ऑफ द फ्यूल एंड कोलैप्स। सेफिट्स वो होते हैं जो कि ब्राइटन एंड डिम होते रहते हैं पीरियोडिकली। इसका मतलब क्या हो गया कि ये ओनली वन पेयर है। ये तो बहुत ही बेतुका सवाल है, इवन कॉमन सेंस आपका सही कह सकता है, डी इसका आंसर है कि कौन से में जो है एक सैटेलाइट नेविगेशन सिस्टम है, तो जापान है इसका आंसर। ये दोनों तो था ही नहीं, थोड़ा बहुत इजराइल में, इजराइल इज़ नॉट नोन फॉर दी स्पेस एक्टिविटी, तो मार सकते थे जापान आप। अब ये सर इजी बेतुका सा सवाल, फ्री मार्क्स। पहली बात तो सर अग्नि 5 जो है वो मीडियम रेंज सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल, गलत है। ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल है, ये इंटरकंटिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल है, तो ये तो गलत है। अच्छा बैलिस्टिक मिसाइल है, जेट प्रोपेल्ड है, सब सुपरसोनिक सब सोनिक स्पीड थ्रू आउट द फ्लाइट, गलत है। एक बार छोड़ दो, बैलिस्टिक मतलब क्या होता है, ट्रैजेक्टरी फॉलो करना होता है, और ये सुपरसोनिक थ्रू आउट द फ्लाइट जो होता है वो उसमें होता है, सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल्स में होता है। तो बैलिस्टिक क्रूज थोड़ी ना होता है, वो तो सिंपल ट्रैजेक्टरी फॉलो करता है। तो ये दोनों गलत है, इसका आंसर नन होगा। यार देखो इन्होंने बोला है क्या, मरकरी पोल्यूशन गोल्ड माइनिंग एक्टिविटी से भी हो सकता है, कोल माइनिंग से भी हो सकता है, और कोई मरकरी एक्सपोजर का कोई मिनिमम लिमिट नहीं है। तो ये तीनों ही सही हैं। ठीक, आगे बढ़ो। अगेन हाइड्रोजन क्या है, वो डायरेक्टली आप फ्यूल फॉर इंटरनल कंबशन इंजन, जैसे गैसोलीन करते हो वैसा हाइड्रोजन कर सकते हो। ब्लेंडिंग तो आप कर ही सकते हो, वो जामनगर में उसका प्लांट बैठ गया है नेचुरल गैस के साथ, और ये हाइड्रोजन फ्यूल सेल की तरह रन व्हीकल भी कर सकता है। तो ये तीनों ही सही हैं, इसमें कोई दिक्कत ही नहीं है। देखो यार एमएसएमई में अभी अगेन ये गलत है, 25 और 50 होगा ना, ये 100 करोड़ होगा, ये 100 करोड़ तक जाता है। इन्होंने किसका बोला है, मीडियम एंटरप्राइजेस का बोला है। दोनों देखो ना, दोज विद द इन्वेस्टमेंट ऑफ द प्लांट एंड मशीनरी बिटवीन 15 से, तो बिटवीन तो होना ही नहीं चाहिए ना, अगर कोई एक बोलता। मीडियम एंटरप्राइजेस का कहां 5 से 10 करोड़ है, न्यू डेफिनेशन के हिसाब से। तो न्यू डेफिनेशन के हिसाब से क्या होगा, अच्छा इनके हिसाब से भी तो गलत हो जाएगा, 15 से 25 है तो वो तो गलत ही है। हाँ, अगर नया भी डेफिनेशन लोगे तो भी गलत होगा, पुराना लोगे तो भी गलत होगा। अच्छा ऑल बैंक लोन सर माइक्रो एसएमई और मीडियम एंटरप्राइजेस, सर अगर मुझे इसमें डिस्प्यूट है, माइक्रो और स्मॉल एंटरप्राइजेस जरूर हैं। नहीं, उसमें माइक्रो और स्मॉल लिखा हुआ है, पर मैं इसको सही मान लेता हूँ, ठीक है। उसमें मीडियम जो है वो नहीं है, लेकिन खैर मान लो सही, 20 का आंसर है, ठीक है ना। अच्छा ये सही है दोनों। सेंट्रल बैंक जो मतलब कि सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसीज जो हैं, ये
बिना यूएस डॉलर और बिना स्विफ्ट सिस्टम के वर्क कर जाएगा। और दूसरा क्या है कि डिजिटल करेंसी कैन बी डिस्ट्रीब्यूटेड विद द कंडीशन प्रोग्राम्ड इनटू इट सच एज टाइम फ्रेम फॉर स्पेंडिंग इट। देखो इसमें क्या होता है ना कि एक टाइम फ्रेम देते हैं, 24 घंटे में जितनी देर आरबीआई खुला होगा उतनी ही देर, और जितने दिन खुला होगा उतनी ही देर होगा। तो दोनों स्टेटमेंट सही है, इसका आंसर सी होगा। इन कंटेक्स्ट ऑफ फाइनेंस द टर्म बीटा रिफर्स टू, इसका आंसर डी है, द न्यूमेरिक वैल्यू दैट मेजर्स द फ्लक्चुएशन ऑफ द स्टॉक टू चेंज इट ओवरऑल स्टॉक मार्केट। वो जो चेंज इन द स्टॉक मार्केट होता है दैट इज द बीटा वैल्यू। ठीक है, एसएचजी इनिशियली नाबार्ड ने किया था, तो गलत है ये पहला। एसएचजी मेंबर में लोन लिया और आरआरबी ये सब जो है एसएचजी देते हैं। इसका आंसर बी होगा, ओनली टू करेक्ट। कंसीडर द फॉलोइंग, पब्लिक सेक्टर हेल्थ केयर सिस्टम लार्जली फोकसेस ऑन क्यूरेटिव केयर विथ लिमिटेड प्रिवेंटिव, प्रोमोटिव एंड रिहेबिलिटेटिव केयर। सही है, ये भी सही है, ये भी सही है कि अंडर इंडिया डिसेंट्रलाइज अप्रोच ऑफ हेल्थ केयर, पर मैं इसका आंसर बी दूंगा, क्योंकि ये कोई रीज़न थोड़ी ना है कि स्टेट गवर्नमेंट जो होगा तो वो बिल्कुल बेकार और फ्रेजाइल होगा। अगेन ये एक अच्छा सवाल है। ये बात सही है कि 25% हम लोग एक्सट्रैक्ट करते हैं, पर इन्होंने एक गड़बड़ कर दिया है स्टेटमेंट 2 में। इन्होंने कह दिया इंडिया नीड्स टू एक्सट्रैक्ट मोर देन क्वार्टर ऑफ द वर्ल्ड ग्राउंड वाटर ईच ईयर टू सेटिस्फाई द ड्रिंकिंग वाटर एंड सैनिटेशन नीड। कितना पीते हो यार, कितना पानी पी रहे हो भाई। एग्रीकल्चर लिखना चाहिए इनको। सैनिटेशन कितना धोते हैं नहाते हैं हम लोग हैं, एग्रीकल्चर लिखना चाहिए था इनको। ठीक है, ये स्टेटमेंट गलत हो जा रहा है। ठीक है, तो 1 इज करेक्ट एंड सेकेंड इज इनकरेक्ट। अच्छा, यहाँ पे क्या सवाल इन्होंने दिया, अकॉर्डिंग टू कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया द सेंट्रल गवर्नमेंट हैव द ड्यूटी टू प्रोटेक्ट स्टेट्स फ्रॉम द इंटरनल डिस्टर्बेंस। बिल्कुल सही है, आर्टिकल 355। हाँ ठीक, प्रोटेक्ट द स्टेट फ्रॉम इंटरनल डिस्टर्बेंसेस भी हो सकता है, एक्सटर्नल भी हो सकता है। 355 सही है। अच्छा ठीक है, हम इसको डिस्कस करेंगे। फिलहाल ये दूसरा जो है ये गलत है और ये तीसरा भी गलत है। पोटा इसलिए ड्रैकोनियन माना जाता है। ठीक है, तो फिलहाल 1 और डी में दोनों में भी हो सकता है, ए या डी हो सकता है। ठीक है, मैं एक बार इसको रिकन्फर्म करूंगा तो ही बता पाऊंगा मैं। ठीक, ये क्या आंसर, सोमालिया है, सोमालिया है इसका। बायो मैनेजमेंट की रियलाइजेशन ऑफ द ऑब्जेक्टिव ऑफ नगोया प्रोटोकॉल, और नगोया प्रोटोकॉल को ही लिख दिया इन्होंने, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। लगा सकते हैं, कुछ भी लगा, बिल्कुल लगा सकते हैं। आर द की टू रियलाइजेशन ऑब्जेक्टिव ऑफ नगोया, इसमें सेस और सीस कहाँ बोला, कहाँ है, क्या बोला इन्होंने, बायोडाइवर्सिटी मैनेजमेंट कमेटी हैव इंपॉर्टेंट फंक्शंस टू डिटरमाइनिंग एक्सेस टू बेनिफिट शेयरिंग इंक्लूडिंग द पावर टू लेवाई कलेक्शन फीस। कर तो रहे हैं, क्या ऑब्जेक्ट, क्या इसमें दिक्कत है, नगोया का ही तो ऑब्जेक्टिव है ये, कि आप फी लगा सकते हैं, आप अपनी तरह से यूटिलाइज कर सकते हैं, इक्वली डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं। हाँ लगा सकती है, हाँ ठीक है, ये कमेटी भी लगा सकती है। इस पर हमने डिस्कस किया था, याद है, बायोडाइवर्सिटी ये मैनेजमेंट कमेटी के बारे में, बीएमसी, उसमें इसमें किया था हम लोगों ने, बीटी में किया था। अच्छा, अब एक भयंकर सवाल, भयंकर नहीं है, एक ऑप्शन के वजह से भयंकर हो गया है। द मेंबर ऑफ देखो, नॉमिनेटेड मेंबर ईदर ऑफ द हाउस ऑफ द पार्लियामेंट लेजिस्लेटिव असेंबली एलिजिबल, ऑल्सो एलिजिबल, ये गलत है, वो एलिजिबल नहीं होते हैं। हायर नंबर ऑफ इलेक्टिव असेंबली सीट्स जो होता है, इसका मतलब है लोअर है उसके पास, क्योंकि पॉपुलेशन डिवाइडेड बाय सीट्स होता है, तो ये भी गलत है। अब यहाँ पे क्या है,
वैल्यू ऑफ ईच देखने में लगता है एमपी का ज़्यादा होना चाहिए, पर एमपी का कम है केरला से। एमपी का करीब, केरला का जो है करीब 152 है, 152 162, और 131 ही केरला का है। मैं अभी देखा इसको टैली करके, तो ये भी स्टेटमेंट गलत है। पुदुचेरी जो है वो अरुणाचल प्रदेश से ज़्यादा है, इसका आंसर 1 ओनली होगा। ठीक है, 1 ओनली होगा, ए इसका आंसर होगा। ठीक, ठीक है सर जी, ये हो गया आपका पूरा एनालिसिस। अब जरा बात सुनिए हमारा। देखिए सर, मैंने इस पेपर को खुद लगाया, मुझे इस पेपर में आए हैं 110 नंबर, और यूपीएससी में ये मेरी ज़िंदगी में पहली बार ऐसा हुआ है जो मुझे यूपीएससी में 110 नंबर आ रहा है। मैंने अपने घर के कंडीशंस में मैंने पेपर लगाया है। ठीक है, नॉर्मली 130 135 रहता था। तो इसका मतलब आप समझ लीजिए कि टफनेस लेवल तो है, नो डाउट टफनेस लेवल, ऐसा नहीं कह सकते कि हम नहीं है। स्टैंडर्ड ऑफ क्वेश्चन भी ठीक ठाक है, मॉडरेट टू टफ की कैटेगरी में आप इसको रख सकते हैं। क्वेश्चन टफ अपने क्वेश्चंस की वजह से नहीं है, क्वेश्चन टफ अपने जो है वो ऑप्शंस की वजह से, क्योंकि एलिमिनेशन टेक्निक हमारे पास है नहीं। समझ में आ गया आपको कि नहीं? तो हम एक काम करते हैं कि इसमें कम से कम जो है 25 नंबर माइनस करते हैं। ठीक है, तो आप ये मान के रखिए कि 85 के करीब आता है ये नंबर। ठीक, लेकिन ये 85 कट ऑफ जाएगा नहीं, 85 ये कट ऑफ जाएगा नहीं, ये बात तय है। समझ में आ गया? और वो काफ़ी कुछ जो है सीसैट पे भी डिपेंड करता है। इस पेपर का कट ऑफ किसी भी तरीके से 75 से 80 के बीच में रहेगा, ना उससे ज़्यादा जाएगा, कम जा सकता है। समझ में आ गया कि नहीं? इस पेपर का कट ऑफ 75 से 80 के बीच में रह सकता है, क्योंकि पेपर बहुत बदला हुआ पैटर्न है। समझ में आ रहा? क्वेश्चन बहुत अच्छा है। इस पेपर में मैंने एक जो ऑब्जर्व किया कि क्वेश्चन इतने टफ नहीं हैं, इनका जो ऑप्शन है ना वो इसको अलग बना दे रहा है। 46 to 48 क्वेश्चन ऐसे हैं जो 1 पेयर 2 पेयर 3 पेयर या ओनली 1 करेक्ट 2 करेक्ट 3 करेक्ट ऐसे वाले हैं, जो इस क्वेश्चन को अलग बनाता है। असर्शन रीजनिंग पहली बार यूपीएससी ने इंट्रोड्यूस किया है, तो ये सब मिलाकर जो है पेपर ठीक ठाक आ जाता है। ठीक है, तो हमारा जो है ये सेशन जो है यहीं पर एंड होता है। इससे ज़्यादा हम लोग सेक्शन वाइज एनालिसिस वगैरह जो है वो नेक्स्ट वीडियो में करेंगे, और चैनल पे बने रहें। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।